नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर्स द वॉरियर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मेडिकल ऑफिसर्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनका क्या लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल वैसे पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, लेकिन हम प्रोफेशनल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर को गवर्नमेंट सर्विस में रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं तो सबसे पहली बात पे आपको मिलेगी, सैलरी आपको मिलेगी। आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की एज ऑन डेट रिक्रूटमेंट पर सैलरी क्या रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में, चाहे से आप पीएचसी, सीएचसी, चाहे से आप किसी पीएचसी लेवल हॉस्पिटल में ही अपॉइंटेड हैं। लेकिन आपको ये जो बैकग्राउंड में जो तस्वीर नजर आ रही है, बैकग्राउंड में जो नजर आ रही है वो सैलरी सबको मिलेगी। इसके डिटेल्ड वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट पर पहली सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी एक जूनियर रेजिडेंट को मिलती है। जूनियर रेजिडेंट का टेन्योर जो है वो 1 साल का होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में वो 3-3 महीने करके 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल ऑफिसर को जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं, लीव मेटर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, अकोमोडेशन है, एलटीसी है, इंश्योरेंस है, पेंशन स्कीम की फैसिलिटी है, ये सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात इंक्रीमेंट को लेकर के कि जो आपकी अपॉइंटमेंट पर जो सैलरी है वो पहली बार फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट को आपको कब मिलने वाला है। आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो इस बेसिक पर होने वाली है। अब बात करें अगर हम फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट की, तो फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि आपकी रेगुलर सर्विस में 6 महीने की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 6 महीने की कंप्लीट सर्विस के बाद में जो भी पहले आ रहा है, या तो 1 जनवरी आ रही है या 1 जुलाई आ रही है, उसको आपका पहला इंक्रीमेंट लगेगा। दूसरी भाषा में बता दें, मान लीजिए अभी जो जनवरी 3 से 4 दिन बाद में जो 1 जनवरी आने वाली है, इस 1 जनवरी 2022 या इससे पहले जो मेडिकल ऑफिसर सर्विस में अगर एंटर कर जाते हैं तो उनका फर्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट, उनके पहले एनुअल इंक्रीमेंट की जो डेट है वो क्या होगी, 1 जुलाई 2022 होगी। लेकिन एक दिन भी अगर लेट हो गए, यानी कि अपॉइंटमेंट आपकी 2 जनवरी को हुई है, 2 जनवरी 2022 को हुई है, तो फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट डेट जो है, फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट किस दिन मिलेगा आपको, वो मिलेगा 1 जनवरी 2023। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। ऐसे ही चाहे से आपने 2 जनवरी को ज्वाइन किया या फिर चाहे से आपने 1 जुलाई तक, 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 2018 तक जो ज्वाइन करेंगे उन्हें फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो कब मिल जाएगी, 1 जनवरी 2023 को मिलेगी। अदरवाइज 1 जनवरी 2022 या उससे पहले ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉइज को फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट 6 महीने के अंदर ही 1 जुलाई 2022 को मिलेगी। ये था सब कुछ एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के, जो कि एवरी ईयर फिर उसी डेट को ठीक 1 साल बाद में, फिर हर 6 महीने में नहीं, फिर ठीक 1 साल बाद में आपको वो एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो मिलता रहेगा, जो लगभग 3% है, राउंडेड ऑफ है, पे मैट्रिक्स टेबल में आपका दिखा रखा है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। हम भी लेटर ऑन उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब जो सबसे बड़ी फैसिलिटी की बात हम करते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आ गए हैं तो आपको हर कोई काम करके थक जाता है, उन्हें रेस्ट की जरूरत होती है, फैमिली टाइम की जरूरत होती है, घूमने फिरने की जरूरत होती है, परिवार में मिलने जुलने की जरूरत होती है, तो आपको उसके लिए छुट्टी चाहिए, यानी लीव चाहिए। तो लीव कौन कौन सी मिलती हैं, एक मेडिकल ऑफिसर को लीव कौन कौन सी मिलती हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लीव में सबसे बड़ा कंपोनेंट लीव का क्या है, ईएल। और ईएल का मतलब क्या है, अर्न्ड लीव, यानी कि ये सारी छुट्टियां आपने कमा रखी हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग तो ये होता है। लेकिन अर्न लीव का फॉर्मूला क्या है,
जिस दिन भी आप गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होते हैं उसी दिन, जिस तरीके से हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, आपका एक लीव अकाउंट खुल जाता है आपकी सर्विस बुक में, और उसी दिन आपको 15 ईएल जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। ये भी वैसे ही हर एक कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक और 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। मतलब हर 6 महीने के लिए आपको 15-15 ईएल जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। ईएल का फॉर्मूला, इट मींस एक कैलेंडर ईयर में आपको 30 ईएल मिलती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एवरी 6 मंथ मिलती है, और एवरी 6 मंथ 15-15 ईएल प्लस दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्विस में अपीयर होते हैं आपके अकाउंट में 15 ईएल उसी दिन से क्रेडिट हो जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट जो हमने टेनोर बताया आपको 1 जुलाई से 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी से 30 जून तक का जो टेनोर है उसके अंदर 15-15 ईएल जो आपके अकाउंट में एड ऑन होती रहेंगी। दूसरी टाइप की लीव मिलती है आपको सीएल। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज में आपको सीएल जो है वो 1 साल के अंदर 10 मिलती हैं, टोटल 10 कैजुअल लीव है, कभी भी आप अवेल कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। उसके लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई एडवांस में लीव देने की जरूरत नहीं होती। चूंकि आप हेल्थ सर्विसेज में आते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं, तो अपने बॉस को केवल एक छोटी सी कॉल करनी है कि आज ऐसी कोई अर्जेंसी आ गई है घर पर और आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं पहुंच पाएंगे, डिपार्टमेंट नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको छुट्टी चाहिए। आपकी उस कंडीशन में आपकी सीएल लगा दी जाएगी। क्लियर है ये भी? इमरजेंसी सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि आपको सैटरडे संडे को छुट्टी मिले, एवरी सैटरडे संडे को छुट्टी मिले, तो आपको ऐसे किसी भी जीएच और वीकली ऑफ के दिन की पोस्टिंग के लिए आपको उसके कंपेंसेशन में कंपेंसेटरी ऑफ आपको मिल जाता है, जो कि नॉर्मल एवरी मंथ चलता रहता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल की जरूरत नहीं होती। एक होती है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव मीन्स जिसको आप मेडिकल लीव के नाम से पहचानते हैं। ये एक्चुअल में मेडिकल लीव, सिक लीव टाइप की कोई लीव होती नहीं है, वो ग्राउंड होता है हाफ मेडिकल का, सिकनेस का। एक्चुअल में वो क्या होती है, हाफ पे लीव होती है। मतलब ये वो लीव है जिसकी आप आधी आधी पेमेंट ले सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा करते नहीं है। ये टोटल जो है वो 20 हाफ पे लीव होती हैं एक कैलेंडर ईयर में। लेकिन आप अगर इनको पूरी पेमेंट के हिसाब से आप लीव लेंगे तो ये आपकी केवल 10 ही आपको मिलेंगी, और इनका जो 99% ग्राउंड रहता है वो मेडिकल ग्राउंड होता है, सिकनेस का ग्राउंड होता है, जिसके लिए आपको सिकनेस और फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है जितने दिन भी आप छुट्टी अवेल करते हैं। इसी में अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए क्या कोई अलग से लीव का प्रोविजन है क्या? आजकल सबको पता है फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए सीसीएल चाइल्ड केयर लीव का प्रोविजन है। चाइल्ड केयर लीव जो है वो 2 साल की होती है, यानी 730 डेज की होती हैं। आप 1 साल में 3 स्पेल में ले सकते हो। पहले 15 छुट्टियां कम से कम लेनी होती थी, आजकल आप मिनिमम 7 सीसीएल जो है वो 1 बार में ले सकते हैं, और मैक्सिमम 3 बार ही आप एक कैलेंडर ईयर के अंदर अवेल कर पाएंगे, चाहे से वो छुट्टियां कितनी कितनी भी हैं आपकी। तो ये होती हैं सीसीएल। इसके अलावा मैटरनिटी की कंडीशन में आपको 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव है फीमेल एम्प्लॉइज को। तो मेल एम्प्लॉइज के लिए भी ऐसी कोई लीव का प्रोविजन है क्या? जी है, 15 दिन की पैटर्निटी लीव का प्रोविजन है मेल एम्प्लॉइज के लिए भी। तो मेल मेडिकल ऑफिसर जो भी हैं उनके लिए 15 दिन की ईएल 15 दिन की पैटर्निटी लीव का प्रोविजन है, और 2 बच्चों तक के लिए ही ये लीव जो है वो सीमित है, तीसरे बच्चे पर नहीं मिलेगी। ये सब कुछ था लीव के बारे में। इसके अलावा जितने भी डिक्लेयर डे ऑफ होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हैं, एमएलए इलेक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस हैं, उनकी जो छुट्टियां होती हैं वो आपके रोटेशन के हिसाब से, जहां पर भी जो फैसिलिटी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपको छुट्टियां मिलती रहेंगी। वो आपकी फैसिलिटी प्रोटोकॉल है, लेकिन वो छुट्टियां आपके लिए मिलनी ही मिलनी है, वो गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शंस होती हैं। दूसरी बड़ी फैसिलिटी आती है आपके लिए, वो है हेल्थ कार्ड फैसिलिटी। एक तरीके का आपका ये इंश्योरेंस है। हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ फैसिलिटी जो है आपके लिए, आपको एक हेल्थ कार्ड इश्यू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसके लिए आपको मंथली एक सब्सक्रिप्शन देना होगा, और मेडिकल ऑफिसर कैडर के लिए आपको पर मंथ 650 रुपीज का सब्सक्रिप्शन देना होता है। आप पे डिपेंड करता है लेना है या नहीं लेना है। ये हालांकि आप पे डिपेंड करता है,
हस्बैंड वाइफ दोनों एम्प्लॉइज होने की कंडीशन में आपको दोनों को ये सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक कैंडिडेट जो है, एक एम्प्लॉय जो है वो ये फैसिलिटी ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर ऑफिस से। फायदा क्या है इस फैसिलिटी का? गवर्नमेंट के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज और DGHS दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में आपको उनके एमपेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर आप सिकनेस की कंडीशन में कभी भी आप और आप पे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए जाकर के हेल्थ फैसिलिटी, उनके लिए आप कभी भी हेल्थ फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और एक मेडिकल ऑफिसर एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट किस IPD की कंडीशन में, इंडोर कंडीशन में, एडमिशन की कंडीशन में अपने और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए या डिपेंडेंट्स के लिए एडमिशन की कंडीशन में किस तरीके की वार्ड फैसिलिटी के लिए एंटाइटल्ड है। आई मीन हमारा मतलब है सीधा सीधा कि आपको किस तरीके का मीन्स किस तरीके की वार्ड फैसिलिटी यानी जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, किस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। 7th पे से पहले गवर्नमेंट ने ग्रेड पे के हिसाब से फैसिलिटी दे रखी थी, लेकिन 7th पे कमीशन में उन्होंने बेसिक फिक्स कर दी है 64,100 से लेकर के उससे ऊपर जिनकी बेसिक है उन्हीं को प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। आपका एंटाइटलमेंट जो है वो फिलहाल सेमी प्राइवेट की आती है, सेमी प्राइवेट की एंटाइटलमेंट है आपकी, आप और आपके फैमिली मेंबर्स के एडमिशन की कंडीशन में। लेकिन जिस भी दिन आपकी बेसिक ये पहुंच जाती है, जो कि कितने टाइम में पहुंच जाएगी, मैक्सिमम 3 साल के अंदर आपकी जो बेसिक है इससे ज्यादा हो जाएगी और आपकी एंटाइटलमेंट जो है वो प्राइवेट की हो जाएगी। मींस आपकी एंटाइटलमेंट जो है वो प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट रूम की फैसिलिटी जो है वो आपको मिलने लग जाएगी मैक्सिमम 3 साल के अंदर। जैसे ही तीसरा इंक्रीमेंट आपका लगता है, आपका बेसिक जो है वो इससे ऊपर निकल जाएगा। इससे ऊपर निकलते ही आपकी जो एंटाइटलमेंट है वो प्राइवेट वार्ड की हो जाएगी। इसके अलावा और इसकी क्या सुविधा है, क्या फैसिलिटी है, क्या आपको बेनिफिट है, ये हेल्थ कार्ड लेकर के आप कंसेशनल रेट्स पर किसी भी डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, जैसे IPD में जा रहे हैं या OPD में जा रहे हैं, आप इनके एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं जो कि कंसेशनल रेट्स पे होगा। और उसके ऊपर भी जो कंसेशनल रेट्स पे आपने ट्रीटमेंट करवाया है उसके बिल्स जो हैं आप अपने ऑफिस में रीइंबर्समेंट के लिए सबमिट कर पाएंगे और उसकी 100% रीइंबर्समेंट जो है आपको वापस से मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है हेल्थ कार्ड फैसिलिटी। हेल्थ को लेकर के आपको, आपके लिए और आपके डिपेंडेंट्स के लिए किसी और तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई है, 64,100 नहीं 63,100 है। वापस कंफर्म करना होगा, लेकिन ध्यान में आ रहा है ये 63,100 रुपए जो कि 3 साल के अंदर अंदर आपकी एनुअल इंक्रीमेंट लगते हुए इस लेवल तक पहुंच जाएगी और आपकी वार्ड एंटाइटलमेंट है वो इस लेवल पर हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो हेल्थ के लिए इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन दिया है, इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम आप पर मंथ आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी से एट द टाइम ऑफ ECS ऑटोमेटिकली आपका ऑफिस काट रहा होगा, डिडक्ट कर रहा होगा, तो ये 650 रुपए पर मंथ आपके यानी 12 महीने के लिए कितने हो जाते हैं, लगभग 7800 रुपए जो हो जा रहे हैं। ये आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में आप क्लेम कर पाओगे एग्जेम्पशन के लिए। इनकम एग्जेम्पशन में आएगा ये सेक्शन 80D में 7800 रुपए। हमारे पास में काफी कमेंट्स आ रहे हैं TDS और इनकम टैक्स रूल्स को लेकर के कि हाउ टू फाइल ITR, तो हम अपना वेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ITR से रिलेटेड ही लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे 80D और इसके अंदर कितनी मैक्सिमम लिमिट्स हैं और ये 7800 रुपए आपको 80D सेक्शन में आपकी इनकम एग्जेम्पशन में आएगा, मींस आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा एक फैसिलिटी है आपकी CEA मींस चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कितना मिलेगा, कितने बच्चों तक है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। एक तो चीज समझ लीजिएगा, आपको एक तो आप ये चीज क्लियर कर लीजिएगा कि मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, 3 के लिए भी मिल सकता है क्या? यस मिल सकता है। समझ सकते हैं क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन हो सकती हैं? पहला बच्चा और दूसरे जो बच्चे हैं, पहली प्रेगनेंसी में एक बच्चा, दूसरी प्रेगनेंसी में ट्विंस,
3 बच्चे हो गए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तीनों बच्चों के लिए आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलना ही मिलना है। तीसरे बच्चे के लिए भी आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की फैसिलिटी मिलेगी। और कितना है ये अलाउंस पर मंथ? ये आपको 2250 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड आपको मिलना है, पर मंथ पर चाइल्ड। आज के समय में फीस बहुत ज्यादा है बच्चों की, लेकिन ठीक है, एक बच्चे के 27,000 रुपए एक साल के आपको मिलेंगे, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। और 3 की कंडीशन हमने बता दी है कि कैसे 3 बच्चों के लिए भी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको मिल सकता है। तो ये आपको पर ईयर एक बच्चे के लिए 27,000 रुपए मिलने हैं। कौन सी क्लास से मिलेगा? नर्सरी से मिलेगा। पेंशन, काफी हमारे पास में कमेंट्स आए कि पेंशन हमें मिलेगी क्या? यस और नो? जी, पेंशन हमें मिलेगी, 100% आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप रेगुलर सर्विसेज में अपॉइंट होते हैं, तो रेगुलर सर्विसेज में आप आते हैं तो एज ए मेडिकल ऑफिसर। और पेंशन का तरीका बदल दिया गया है। ये कैसी पेंशन स्कीम है? नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मीन्स आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगी। यहां पर जब हम आपका सैलरी डिस्कस कर रहे थे तो आप देखिएगा आपकी ये बेसिक प्लस डीए, जो ये आपका डीए है, इन दोनों का 10% जो है वो आपकी तरफ से सीपीएस का कंट्रीब्यूशन होगा। बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कंट्रीब्यूशन होगा। बेसिक प्लस डीए का 14% जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस एनपीएस में सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिक प्लस डीए का 10%, इसका 10% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना भाई? गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है? उस बेसिक प्लस डीए का 14% जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। कहां जाएगा ये पैसा? ये सारा पैसा जो है आपके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के नाम से आपका एक अकाउंट खुलेगा, ओपन होगा, जो कि एनपीएस को रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है, वो इसको रेगुलेट करती है। वहां पर आपका ये पैसा मंथली जमा होगा। और ये मार्केट बेस्ड 3 कंपनियों में, मार्केट बेस्ड 3 पेंशन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एज ऑन डेट इंडिया के अंदर 18 से 22 कंपनीज हैं एनपीएस में जो इन्वेस्ट कर रही हैं। और ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हम एसआईपी करते हैं, अलग अलग कंपनियों में। और इन 3 कंपनीज में जो कि आपके द्वारा ऑप्ट की हुई होंगी, आपने अगर ऑप्ट नहीं किया तो डिफॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से 3 कंपनियां अपनी मर्जी से ऑप्ट करके, जिनको आप कभी भी चेंज भी करा सकते हैं, उन कंपनियों में आपका पैसा डाल दिया जाएगा। एवरी बिजनेस डे मार्केट के हिसाब से शाम को 4 बजे जो एनएवी डिसाइड होती है, उसके हिसाब से आपका पैसा प्लस माइनस होता रहेगा। ये समझिए। तो कभी भी दिमाग में मत रखिए कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जी मिलेगी आपको पेंशन, और इस तरीके से मिलेगी। और वो पेंशन कैसे मिलेगी? जिस समय पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 की एज पर, आज की डेट में तो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज जो है, आज की डेट में तो आपकी जो रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स हो गई है। समय का पता नहीं आगे वाले समय में क्या होगा। 65 ईयर्स या 60 ईयर्स एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, आपका ये जितना भी पैसा है, मान लीजिए ये 10 करोड़ की अमाउंट है, ये 10 करोड़ की अमाउंट है, जो कि कम बता रहे हैं। आज की डेट में मेडिकल ऑफिसर अगर 30 की एज पे अगर अपॉइंट होते हैं, 30 साल के सर्विस में के बाद में, ये पैसा वो लगभग 15 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। इस 10 करोड़ का मैक्सिमम 60% यानी 6 करोड़ आप विड्रॉ कर सकते हैं। बचा हुआ पैसा आपको अगेन इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आपको एवरी मंथ जो है वो पेंशन मिलेगी। ये है न्यू पेंशन स्कीम का फंडामेंटल। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि बड़ा पेचीदा मामला है। एनपीएस जो है वो इतनी इजी चीज नहीं है, बड़ा पेचीदा मामला है। अगर आप चाहेंगे तो हम जरूर एनपीएस के ऊपर जो है वो सेपरेट वीडियो लेकर के आ सकते हैं। 3-4 वीडियोज में, 3-4 सेशंस में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि एनपीएस का फंडामेंटल क्या है, ये सारी फैसिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेंशन नहीं मिलने वाली। ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ही आपको रिटायरमेंट के बाद में अपनी तरफ से पेंशन दिया करती थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोविजन नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना होगा। और ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। एवरी मंथ आपकी सैलरी कैलकुलेशन के समय में वही 10% बेसिक और डीए का आपकी सैलरी से पैसे काट लिया जाएगा और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा 14% अपनी तरफ से मिला करके।
एक बड़ी फैसिलिटी जो कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलनी है वो है एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। एलटीसी क्या है? एक तो 4 साल के अंदर एवरी 4 ईयर्स में एक तो मिलता है आपको ऑल इंडिया, बताते हैं ऑल इंडिया का मीनिंग क्या है, और एक मिलता है आपको होम टाउन। और ऑल इंडिया गवर्नमेंट ने एक्चुअली डिसाइड करके रखती है, स्पेसिफिक प्लेसेज को टूरिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है। और हर 4 साल जो है गवर्नमेंट का एक ब्लॉक ईयर रहता है, और वो ब्लॉक ईयर जैसे और वो ब्लॉक ईयर में आप एक बार ये ऑल इंडिया एलटीसी आप अवेल कर सकते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट का, कभी कश्मीर का, कभी अंडमान निकोबार का, ये तो फिक्स है। इनके अलावा गवर्नमेंट अगर जब भी चाहती है तो आज नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग एरिया बदल देती है, तो वहां के हिसाब से आपको ऑल इंडिया एलटीसी जो है वो एक बार अवेल कर सकते हैं। और उन्हीं 4 साल में आप एक बार अपना जो होम टाउन है वो भी अवेल कर सकते हैं। क्या मिलता है आपको? ऑल इंडिया में आपको पैकेज मिलता है पूरा। ऑल इंडिया में पर हेड जितने मेंबर्स आप हैं, आप और आपके डिपेंडेंट्स, उनके हिसाब से पैकेज मिलता है। लेकिन होम टाउन जो एलटीसी है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? केवल आने जाने का फेयर मिलेगा, केवल आने जाने का फेयर मिलेगा। और वो आपकी जो एंटाइटलमेंट है वो आपकी एयर की एंटाइटलमेंट है, वो आज की डेट में आपकी एयर की एंटाइटलमेंट है। आपका एयर का, उस जगह का आने जाने का जो किराया है, जो मिनिमम डिस्टेंस से जो फेयर है आने जाने का बाई एयर, वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी घूमने जाते हैं, वहां का होटल के चार्जेज, वहां के टैक्सी के चार्जेज, अदर चार्जेज वहां आपको खुद को ही बेयर करने होंगे। आप समझ पा रहे हैं? ऑल इंडिया एलटीसी और होम टाउन एलटीसी जो कि 4 साल में आप एक बार अवेल कर सकते हैं। एक होती है आपकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के नाम पर गवर्नमेंट आपके 60 रुपीज जो है वो पर मंथ जो है वो डिडक्ट करेगी। गवर्नमेंट जो है इसके रेट्स जो है अपने हिसाब से एक टेबल जो है वो फॉर्मूले में डिसाइड करती है, और इसके हिसाब से उसके रेट्स निकलते रहते हैं, और वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड को देख करके कि हमने अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया। अकोमोडेशन फैसिलिटी यस मिलेगी आपको, लेकिन उस कंडीशन में आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। अकोमोडेशन के हिसाब से, आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको टाइप 4 की एंटाइटलमेंट है। टाइप 4 के मीनिंग अलग अलग हैं, और गवर्नमेंट ने जो पुराने अकोमोडेशन क्वार्टर्स हैं उनके एंटाइटलमेंट में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की अलग अलग डेफिनेशन थी। लेकिन जो आज की डेट में जो नए क्वार्टर्स बन रहे हैं, नए अकोमोडेशन के लिए जो क्वार्टर्स बन रहे हैं, उनमें टाइप 4 का मीनिंग सीधा सा है 3 बेडरूम और 1 हॉल रहता है। और ये दिल्ली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग सिटीज में उनका एरिया के हिसाब से वो चीज़ें हैं अलग अलग, थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये टाइप 4 की आपकी एंटाइटलमेंट बनती है। लेकिन अगर आप अकोमोडेशन अवेल करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसी सिटीज में हमारी एडवाइस आपको यही है कि अगर आपको अकोमोडेशन मिलता है तो आप अकोमोडेशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है वो अवेल कीजिएगा, क्योंकि उसकी फैसिलिटी के इक्वल आपको मार्केट में प्राइवेट जो अकोमोडेशन है वो उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। अब इस पे कमेंट्स आएंगे, हम आपको एडवांस में बता देते हैं। अगर जिनका अपना घर है तो उन्हें एचआरए नहीं मिलेगा क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका अपना घर है उनको भी एचआरए मिलता रहेगा, उनको एचआरए वैसे ही मिलता रहेगा। एक नया क्वेश्चन, एक नया कमेंट और आ सकता है आपका, एडवांस में हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने होम लोन ले रखा है ऑलरेडी, मान लीजिए आप आए सर्विसेज के अंदर आए और आपने होम लोन ले लिया, घर खरीद लिया आपने। आप सोचते हैं, काफ़ी क्वेरी रहती है कि भाई हमने होम लोन ले रखा है और उसका तो 10 साल के अंदर होम लोन पूरा हो गया, अब हमें एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी, आपको एचआरए मिलता रहेगा। आपका खुद का घर है, आपको एचआरए मिलता रहेगा। लेकिन आपको अकोमोडेशन अगर आपने अवेल कर लिया है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेल कर लिया है, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ा और क्वेश्चन इसमें हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अगर गवर्नमेंट वर्किंग, अगर दोनों सर्विस में हैं, तो आप कभी भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए मत जाइएगा। जिनकी मजबूरी हो एक बात अलग है। अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए जाते हैं तो दोनों का हाउस रेंट जो है वो डिडक्ट रहेगा। आपकी दोनों की हाउस रेंट अलाउंस की एंटाइटलमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको रहने के लिए घर दे दिया है। अब आपको उसी के अंदर रहना, अब आपको उसी में साथ में रहना पड़ेगा, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। थैंक यू।
हमने कोशिश की आप एक मेडिकल ऑफिसर को ऑन रिक्रूटमेंट जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में डिस्कस करने की। इस बारे में कोई क्वेरी हो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम उसके बारे में ज़रूर आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू।